13.1 परिचय। पिछले 3 खंडों खंड 1, 2 और 3 में आपने शहरी समाजशास्त्र के मौलिक विचारों और सिद्धांतों के बारे में सीखा, जो समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। आपने शहरी समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों का सामना किया है, और हम भारत में शहरी समाजशास्त्र कैसे विकसित हुआ है, इस संदर्भ में उन पर फिर से गौर करेंगे। समग्र रूप से समाजशास्त्र की तरह शहरी समाजशास्त्र ने भी अधिक उन्नत पश्चिमी समाजों में अपना विकास शुरू किया। शिकागो स्कूल ने इस क्षेत्र में विकास के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आपको शहरी समाजशास्त्र की उचित समझ प्रदान करने के लिए हम खंड 4 की इन 2 इकाइयों में कई विवरणों और चर्चाओं को दोहराएंगे, जो भारत में शहरी समाजशास्त्र पर केंद्रित है। शहरी समाजशास्त्र 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्र का एक अलग हिस्सा बन गया। हालांकि शहर उससे बहुत पहले अस्तित्व में थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण आए सामाजिक परिवर्तन और बड़ी संख्या में लोगों के शहरों की ओर जाने ने सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शहरों का एक विषय के रूप में अध्ययन करना शुरू किया। प्रारंभ में शहरी समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य यह जांचना था कि शहरीकरण ने मौजूदा सामाजिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया। फ्लानागन 1993। समय के साथ अनुशासन का दायरा काफी बढ़ गया। यह खंड इस बात पर चर्चा करेगा कि शिकागो स्कूल में शहरी समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई और यह आज तक कैसे आगे बढ़ा है। हम विभिन्न समयावधियों के दौरान शहरों के अध्ययन में हुए अनूठे परिवर्तनों की जांच करेंगे। आरंभ करने के लिए आइए शिकागो स्कूल के बारे में और जानें। 13.2 शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल वह स्थान है जहां शहरी समाजशास्त्र के एक विशिष्ट भाग के रूप में शुरू हुआ। शहरी समाजशास्त्रीय अध्ययन 1920 के दशक में सबसे अधिक सक्रिय थे और मुख्य रूप से शिकागो विश्वविद्यालय पर आधारित थे। अमेरिका में शहरी समाजशास्त्र की जड़ें 1920 और 1930 के दशक के दौरान शिकागो विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययनों में खोजी जा सकती है। यह क्षेत्र रॉबर्ट ई पार्क, लुई विर्थ, अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस और आर.डी. मैकेंजी जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा ऋणी है, जिन्हें सामूहिक रूप से शिकागो स्कूल के रूप में जाना जाता है। वे शिकागो विश्वविद्यालय में इस विषय के प्रणेता थे। शिकागो स्कूल के काम से पहले कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खीम जैसे सामाजिक विचारकों ने शहरों और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उन्होंने विशिष्ट शहरी सिद्धांत नहीं बनाए। पश्चिम में पूंजीवाद के विकास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उन्होंने शहरी सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया। यह वह समय था जब पश्चिमी शहर तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। हालांकि दुर्खीम का सिद्धांत नैतिक सामंजस्य के विघटन के इर्दगिर्द घूमता था, वेबर का ध्यान गणनात्मक तर्कसंगता के विकास पर था और मार्क्स का पूंजीवाद के विकास से उत्पन्न विनाशकारी शक्तियों पर केंद्रित था। ये सभी सिद्धांत शहरी जीवन से संबंधित थे। हालांकि यह शिकागो स्कूल ही था जिसने इन प्रारंभिक सामाजिक विचारकों के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए औपचारिक रूप से शहरी समाजशास्त्र का विकास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला समाजशास्त्र विभाग 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। एल्बियन डब्ल्यू स्मॉल ने विभाग का नेतृत्व किया और चार्ल्स आर हेंडरसन, डब्ल्यू.आई. थॉमस और जॉर्ज ई. विंसेंट जैसे विद्वान इसका हिस्सा थे। 1920 के दशक की शुरुआत में शिकागो के समाजशास्त्रियों ने शहरी जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शोध को निर्देशित करने के लिए शहरों के विकास,
उनकी संरचना, मानव व्यवहार और संस्थानों के सिद्धांतों का उपयोग किया। शहरी समाजशास्त्र की शुरुआत शिकागो शहर के विकास से निकटता से जुड़ी हुई है। 19वीं सदी के अंत में शिकागो में तेजी से व्यावसायीकरण और औद्योगिकरण का अनुभव हुआ। यूरोप, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और अन्य स्थानों से लोग वहां चले आए, जिससे शहर की संस्कृति और भाषा विविध हो गई। हालांकि धन असमान रूप से वितरित किया गया था, जैसा कि 1971 में फ्रेडरिक क्रेसी ने नोट किया था। 1898 और 1930 के बीच शिकागो की जनसंख्या दोगुनी हो गई। इस तीव्र वृद्धि के कारण शहर की आबादी के प्रसार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। न केवल जनसंख्या में समग्र वृद्धि हुई, बल्कि शहर के कुछ हिस्सों में दूसरों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। यह तीव्र शहरी विस्तार न केवल शिकागो में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी शिकागो समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महानगर, एक बड़ा शहरी क्षेत्र जो अपने निवासियों और पूरी दुनिया के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को बहुत प्रभावित करता है, शिकागो स्कूल के शोध का केंद्रीय विषय बन गया। 1920 के दशक में शिकागो स्कूल ने पाया कि वे प्राकृतिक क्षेत्रों की जांच दो मुख्य तरीकों से कर सकते हैं। स्थानिक पैटर्न, इसमें स्थानीय समुदाय में भूमि के स्तर को देखना और हर चीज को भौतिक रूप से कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यह देखना शामिल है। इसमें न केवल खुली जमीन शामिल है, बल्कि वे इमारतें भी शामिल हैं, जिन्हें लोगों ने रहने, काम करने और खेलने के लिए बनाया था। सांस्कृतिक जीवन, यह इस बात पर केंद्रित है कि लोग कैसे रहते हैं, उनके रीति रिवाज और वे किन मानकों का पालन करते हैं। स्थानिक पहलू ने पारिस्थितिक अध्ययन को जन्म दिया, जहां किसी क्षेत्र की हर चीज का मानचित्रण किया जा सकता था। इसमें किसी दिए गए क्षेत्र में चीजों, भौतिक संरचनाओं, संस्थानों, लोगों के समूहों और व्यक्तियों का वितरण शामिल है। शिकागो विश्वविद्यालय ने शहर के मुद्दों का अध्ययन करना शुरू किया क्योंकि वे वहां की सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतित थे। जब उन्होंने विभिन्न शहरी इलाकों में इन समस्याओं का पता लगाया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे इस जानकारी का उपयोग संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब यह था कि वे उन क्षेत्रों में सेवाओं को निर्देशित और केंद्रित कर सकते थे जहां समस्याएं सबसे गंभीर थीं। अपराध और आत्महत्या जैसी सामाजिक समस्याएं शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित होती है। यही कारण है कि पारिस्थितिक सिद्धांत उपयोगी है। वे विचलन और नियंत्रण के बारे में अधिक विशिष्ट सिद्धांतों को विकसित करने के लिए एक आधार बनाते हैं। अब आइए शहरी स्थान के बारे में कुछ पारिस्थितिक सिद्धांतों की समीक्षा करें जिनके बारे में हमने इकाई 5, 6 और 7 में सीखा है। 13.3 शहरी मानव पारिस्थितिकी में अध्ययन। शहरी क्षेत्रों के लिए मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत शहरों के बारे में सबसे पहले संगठित विचार की तरह है। यह शहरों के बारे में पहला संपूर्ण सामाजिक सिद्धांत है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो यह देखता है कि जीवित चीजें और उनका परिवेश कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। मानव पारिस्थितिकी एक विशिष्ट प्रश्न पर केंद्रित है। लोग अपनी सामाजिक संरचनाओं और काम करने के तरीकों के साथ शहरी जीवन के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक रॉबर्ट ई पार्क ने मानव पारिस्थितिकी को सोचने के एक तरीके, एक पद्धति और ज्ञान के एक समूह के रूप में देखा, जो वैज्ञानिक रूप से यह अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं। विर्थ 1945। 1930 के दशक में दुनिया भर के शहरों के अध्ययन में पारिस्थितिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो गया। शिकागो में
मानव पारिस्थितिकी का समर्थन करने वाले लोग रॉबर्ट ई पार्क, R.D. मैकेंजी और अर्नेस्ट W. बर्गेस थे। उन्होंने शहर के जीवन की अनूठी विशेषताओं को शहर भर में लोगों के वितरण के तरीके से जोड़ने की कोशिश की। वे शहरों के विकास के लिए प्रसिद्ध संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल लेकर आए, विल्सन और डेविड, 1978। पार्क और मैकेंजी का मानना था कि एक शहर एक संगठित इकाई की तरह होता है जो अपने नियमों के कारण आकार लेता है। दूसरी ओर बर्गेस ने एक शहर के विकास के बारे में इस संदर्भ में सोचा कि यह भौतिक रूप से कैसे विस्तारित हुआ और अंतरिक्ष में कैसे बदल गया। राव, M.S.A. एट अल. 1991। शहरी पारिस्थितिकी शहरों को छोटे क्षेत्रों में विभाजित करके उनका अध्ययन करने और यह देखने के बारे में है कि लोग उन क्षेत्रों में कैसा व्यवहार करते हैं। यह एक बड़े शहर का नक्शा बनाने और फिर यह पता लगाने जैसा है कि शहर के प्रत्येक हिस्से को क्या विशिष्ट बनाता है। शहरों के अधिकांश पारिस्थितिक मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में एक सामान्य पैटर्न खोजने का प्रयास करते हैं। वे हमें एक सामान्य विचार देते हैं कि उन क्षेत्रों में लोगों के समूह कैसे कार्य करते हैं, न कि व्यक्तियों के बारे में विशिष्ट जानकारी देते हैं। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक मॉडल हैं जो यह समझने की कोशिश करते हैं कि शहर कैसे काम करते हैं। 1969 में राल्फ थॉमलिंसन ने इन मॉडलों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया: स्थानिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये मॉडल अक्सर क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं और उन्हें मानचित्रों पर प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक पद्धति का शहरों के बारे में सोचने का अपना तरीका भी होता है, जिसका अर्थ है कि वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के व्यवहार के बारे में अलग-अलग स्पष्टीकरण देते हैं। वे इन क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए मानचित्र पर अलग-अलग रेखाएं भी खींचते हैं, जो उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि पर निर्भर करता है, जैसा कि रॉबर्ट विल्सन द्वारा समझाया गया है। मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत के पीछे के व्यक्ति रॉबर्ट ई पार्क ने प्राकृतिक विज्ञान, पारिस्थितिकी से विचार लिए और उन्हें शहरी स्थानों, शहरी पारिस्थितिकी को समझने के लिए लागू किया। फ्लानागन, W. 1993। पारिस्थितिकी, सरल शब्दों में, जीव विज्ञान का वह हिस्सा है जो पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखता है। यह जांचता है कि वे एक दूसरे और अपने पर्यावरण पर कैसे निर्भर हैं। विश्वकोश। पार्क ने देखा कि शहरों में प्राकृतिक पादप समुदायों के समान क्षेत्र थे। ये वे क्षेत्र थे जहां शहरी परिवेश के लोगों के विभिन्न समूह एक साथ आते थे। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र का प्राकृतिक समुदायों की तरह एक विशिष्ट कार्य था। उनके पास मूल्यों और व्यवहार के नियमों का एक अनूठा सेट था, जो एक प्रकार की नैतिक एकता का निर्माण करता था। सरल शब्दों में, शहरी परिवेश को विभिन्न सामाजिक दुनियाओं के संग्रह के रूप में देखा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संरचना और संस्कृति है। ये दुनियाएं एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जुड़ी हुई भी है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। पार्क का मानव पारिस्थितिकी का सिद्धांत दुर्खीम के विचार से प्रभावित है कि कैसे जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तो उन्हें प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने के लिए अलग-अलग नौकरियों की आवश्यकता होती है। दुर्खीम ने यह भी देखा कि समग्र रूप से अच्छी तरह से कार्य करने के लिए समाज को इन विशिष्ट भूमिकाओं को एक साथ लाने की आवश्यकता है। यह विचार पार्क के सिद्धांत का आधार बनता है कि कैसे लोग एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त डार्विन के सिद्धांत के बारे में कि कैसे प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ व्यक्ति या समूह समाज में दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, ने भी मानव पारिस्थितिकी के सिद्धांत को आकार देने में भूमिका निभाई।
पार्क का सिद्धांत दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की तरह सुझाव देता है कि जब किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है और परिवहन और संचार नेटवर्क का विस्तार होता है, तो इससे विभिन्न भूमिकाओं में अधिक विशेषज्ञता प्राप्त होती है। यह विशेषज्ञता विभिन्न आर्थिक समूहों को शहरी परिवेश में विशिष्ट पदों पर रखती है। यह बदले में व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। पार्क के अनुसार इस प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप रिश्तों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों की विशेषता होती है, जिससे अंततः एक सांप्रदायिक संतुलन बनता है। यह संतुलन तब तक जारी रहता है जब तक कि यह बाधित न हो जाए, या तो किसी आंतरिक कारक के कारण या समुदाय के विकास के स्वाभाविक भाग के रूप में। परिणामस्वरूप समुदाय चक्रीय पथ का अनुसरण करते हुए आवर्ती पैटर्न में विकसित होते हैं। सॉन्डर्स 1981। जीवन के एक तरीके के रूप में शहरीकरण। लुई विर्थ। 20वीं सदी की शुरुआत में शहर के जीवन का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री अक्सर शहरी वातावरण के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे और इस बात पर प्रकाश डालते थे कि कैसे वे लोगों को एक दूसरे से अलग महसूस करा सकते हैं, जिससे समुदाय और शहर के जीवन के बीच विभाजन पैदा हो सकता है। हालांकि लुई विर्थ ने शहरीकरण के सामाजिक पहलुओं पर जोर देकर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उनका उद्देश्य सामाजिक कार्यों और संगठन के पैटर्न को उजागर करना था जो आम तौर पर विविध आबादी वाले स्थायी घनी आबादी वाले शहरों में उत्पन्न होते हैं। लुई विर्थ का शहरीकरण का सिद्धांत इस विचार के इर्दगिर्द घूमता है कि किसी क्षेत्र में आबादी जितनी बड़ी, घनी और अधिक विविध होगी, वहां के लोगों की जीवन शैली उतनी ही अधिक शहरीकृत होगी। उनका मानना था कि जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विविधता जैसे कारक शहरीकरण के प्रमुख तत्व थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शहर की विविधता, बड़े आकार, उच्च जनसंख्या घनत्व और धर्मनिरपेक्ष महानगरीय माहौल को ऐसे कारकों के रूप में देखा जो लोगों को समृद्ध जीवन के अवसर प्रदान करने के बजाय अलग-थलग महसूस करने में योगदान दे सकते हैं। विर्थ के विश्लेषण से पता चला कि उच्च जनसंख्या घनत्व और महत्वपूर्ण विविधता वाले शहरों में एक नई संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति की विशेषता घनिष्ठ, प्राथमिक संबंधों से अधिक दूर, द्वितीयक संबंधों की ओर बदलाव था। लोगों की भूमिकाएं अधिक विभाजित हो गई और गुमनामी और अलगाव आम हो गया। सामाजिक अंतःक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो गया और सामाजिक प्रतिबद्धताएं विविध और क्षणिक हो गई। पारिवारिक रिश्ते ढीले पड़ गए और व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा प्रचलित हो गई। विर्थ का मानना था कि यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ शहरी परिवेश में देखे गए मानव व्यवहार के नए रूपों के लिए अंतिम स्पष्टीकरण था। उनका विचार है कि किसी बड़े शहर या बड़े शहर में बहुत सारे लोगों के साथ रहने से ग्रामीण इलाकों की तरह करीबी रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है। शहरों में लोग अक्सर विशिष्ट भूमिकाओं में एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी बातचीत अक्सर उनके कुछ पहलुओं तक ही सीमित होती है। भूमिकाओं के इस अलगाव और उनके बीच संबंध की कमी से अपनेपन की भावना पैदा होती है, जो अपराध, आत्महत्या और ऐसे समाज के कारण होने वाली मानसिक बीमारी जैसी कई सामाजिक समस्याओं से जुड़ी है जो अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं। शहरों में भीड़भाड़ वाली रहने की स्थितियां इस बात को प्रभावित करती हैं कि लोग कितनी बार और कितनी अच्छी तरह बातचीत करते हैं। इसलिए जब वह शहरीकरण में जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, तो उनका वास्तव में मतलब होता है कि कितने सामाजिक संपर्क होते हैं। शहर विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों, सामाजिक संरचनाओं और जीवन शैली के मामले में विविध है। यह विविधता शहरी क्षेत्रों को विविध बनाती है।
शहरों में यह विविधता शहरी जीवन में अलगाव की भावना पैदा करती है। विविधता के अलावा सामाजिक संबंधों का अलगाव इस तथ्य से और भी बदतर हो जाता है कि शहरी जीवन के विभिन्न पहलू एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, आपकी नौकरी का प्रकार, आपकी आय, आपकी रुचियां और आपकी वफादारी स्थान या संस्कृति के संदर्भ में निकटता से जुड़ी नहीं है। यह विविधता, जैसा कि विर्थ ने उल्लेख किया है, लोगों को पारिस्थितिकी के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में समूह बनाती है, जैसे जातीय पड़ोस, गरीब क्षेत्र और मध्यम वर्ग के पड़ोस। विल्सन 1978। बॉक्स 13.1 हर्ड का सितारा सिद्धांत। RM हर्ड द्वारा प्रस्तावित हर्ड की स्टार थ्योरी बताती है कि एक शहर आम तौर पर अपने मुख्य परिवहन मार्गों के साथ अपने केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, जिससे एक तारे के आकार का पैटर्न बनता है। यह पैटर्न आमतौर पर स्ट्रीटकार, सबवे या कम्यूटर रेल लाइनों वाले शहरों में देखा जाता है और यह दर्शाता है कि तेज ऑटोमोबाइल यात्रा के लिए डिजाइन किए गए फ्रीवे और राजमार्गों के व्यापक उपयोग से पहले शहरों को कैसे संरचित किया गया था। अतीत में शहर की आबादी इन परिवहन मार्गों से पैदल दूरी पर केंद्रित थी। यह पैटर्न अभी भी अच्छी तरह से विकसित जन परिवहन प्रणालियों वाले शहरों में देखा जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे कारें यात्रा का प्राथमिक साधन बन गई, तारे के बिंदुओं के बीच की जगह भरने लगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता कम हो गई, जैसा कि 1978 में रॉबर्ट द्वारा देखा गया था। शिकागो विश्वविद्यालय में पार्क के एक सहयोगी RD मैकेंजी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि समुदाय कैसे बदलते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों को देखा और समय के साथ भूमि उपयोग कैसे बदलता है, इसके बारे में एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत विकसित किया। क्षेत्रों के आकार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने विभिन्न पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली बनाई। उन्होंने पारिस्थितिकी को इस अध्ययन के रूप में परिभाषित किया कि मनुष्य स्थान और समय के संदर्भ में एक दूसरे से कैसे संबंधित है। यह इस बात से प्रभावित होता है कि चयन, वितरण और अनुकूलन के संदर्भ में पर्यावरण उन्हें कैसे प्रभावित करता है। मैकेंजी के अनुसार पारिस्थितिकी विज्ञानी समाज को ऐसे व्यक्तियों से बना मानते हैं जो अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, जिनके पास क्षेत्र है और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। उनका मानना था कि मनुष्यों के बीच ये स्थानिक संबंध प्रतिस्पर्धा और चयन के परिणाम है। वे हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि नए कारक खेल में आते हैं, या तो प्रतिस्पर्धा को बाधित करते हैं या चारों ओर घूमना आसान बनाते हैं। मैकेंजी ने 7 पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की पहचान की जिसमें जनसंख्या कैसे बदलती है और भूमि उपयोग के मुख्य पैटर्न कैसे बदलते हैं, इसके बारे में विचार शामिल है। ये प्रक्रियाएं हैं एकाग्रता, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, पृथक्करण, आक्रमण और उत्तराधिकार। मैकेंजी उनके कार्यों के आधार पर 4 प्रकार के समुदायों की पहचान करती है। ये हैं 1. प्राथमिक सेवा समुदाय, 2. वाणिज्यिक समुदाय, 3. औद्योगिक नगर, 4. बिना किसी विशेष आर्थिक फोकस वाला समुदाय। उन्होंने कहा कि मानव समुदाय का आकार इस बात पर सीमित है कि वह क्या बना सकता है और कितनी अच्छी तरह चीजों को साझा करता है। इसका मतलब यह है कि खेती पर निर्भर एक बुनियादी समुदाय में लगभग 5000 से अधिक लोग नहीं हो सकते, लेकिन एक अकेला शहर बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी विशिष्ट प्रकार का समुदाय तब तक बड़ा होता जाता है जब तक वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता जहां लोगों की संख्या उन्हें समर्थन देने की अर्थव्यवस्था की क्षमता से पूरी तरह मेल नहीं खाती है।
समुदाय तब तक इसी तरह रहता है जब तक कि कोई नई बात, जैसे एक दूसरे से बात करने का नया तरीका या नई तकनीक, संतुलन को बिगाड़ न दे। फिर एक नया चक्र शुरू होता है। लोग इधर-उधर घूमते हैं और विभिन्न नौकरियां सामने आती है। प्रतिस्पर्धा यह तय करती है कि एक नए संतुलित बिंदु तक पहुंचने तक कौन क्या और कहां करता है। मैकेंजी ने इन आंदोलनों को समझाने के लिए आक्रमण और उत्तराधिकार के विचारों का उपयोग किया, जिसके बारे में आपने इस पाठ्यक्रम की इकाई 5 में सीखा। यह लोगों के विभिन्न समूहों के उन क्षेत्रों में जाने के बारे में है जहां अन्य लोग रहते थे। अक्सर या तो अमीर या गरीब लोगों को बाहर कर दिया जाता है। 1950 के दशक से शहरी पारिस्थितिकी सिद्धांत में मुख्य विचारों का श्रेय मुख्य रूप से 1959 में डंकन और 1950 और 1986 में हॉले के पारिस्थितिक सिद्धांतों को दिया जाता है। डंकन ने अपने पारिस्थितिक जटिल सिद्धांत को बनाने के लिए पारिस्थितिक मॉडल को टैलकॉट पार्सन्स के संरचनात्मक कार्यात्मकता के साथ मिश्रित किया। इस सिद्धांत में डंकन ने पारिस्थितिक परिसर की अवधारणा पेश की, जो समुदायों को सामाजिक प्रणालियों के रूप में नियंत्रित करने और बदलने के लिए एक सिद्धांत के रूप में भी कार्य करती है। यह 4 प्रमुख तत्वों की परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है: पर्यावरण, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन। दूसरी ओर हॉले ने तर्क दिया कि पारिस्थितिकी में प्राथमिक ध्यान भौतिक स्थान पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि मानव आबादी कैसे कार्यात्मक रूप से अनुकूलन करती है। उनका पारिस्थितिक सिद्धांत पार्सन्स के प्रकार्यवाद से निकटता से मेल खाता है। बॉक्स 13.2 डिजाइन दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण काफी हद तक वैसा ही है जैसे किसी शहर की योजना बनाई और बनाई जाती है। यह पता लगाने के बारे में है कि एक शहर को कैसे बसाया जाना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए। जो लोग इसका अध्ययन करते हैं वे सुंदरता के उन विचारों को देखते हैं जिन्होंने सड़कों के निर्माण के तरीके को प्रभावित किया। बेकन 1967। वे इस बारे में भी सोचते हैं कि इमारतें और सड़कें एक साथ कैसे काम करती हैं। इमारतें कितनी बड़ी और किस आकार की होनी चाहिए और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। वे भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पहाड़ियाँ और नदियाँ और शहर के माध्यम से पानी कैसे बहता है जैसी चीजों पर भी विचार करते हैं। डिकिंसन 1951। वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक निश्चित समय पर कोई शहर कैसा दिखता है और कैसे काम करता है, इसमें क्या खास है। वे यह भी अध्ययन करते हैं कि लोग क्या करते हैं और शहर कैसे बनाया जाता है, इसके कारण समय के साथ शहर कैसे बदलते हैं। वेन्स 1977। भले ही इस दृष्टिकोण में पूरी योजना नहीं है, लेकिन यह हमें शहरों और इमारतों को कैसे डिजाइन किया गया है इसके बारे में उपयोगी जानकारी देता है। आलोचना। शहरों के बारे में कई पुराने पारिस्थितिक सिद्धांत इस बात पर आधारित थे कि शहरी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग और व्यवस्था कैसे की जाती थी। इस पहलू ने शहरी पारिस्थितिकी के क्षेत्र में भी काफी आलोचना की। पारिस्थितिकीविदों के इस विचार के बारे में लोगों की अलग-अलग आलोचनाएं थी कि शहरी स्थान वृत्ताकार पैटर्न में विस्तारित हो रहे हैं। शहरी पारिस्थितिक सिद्धांत का एक अन्य पहलू, जिसमें शहरीकरण का आकार, जनसंख्या घनत्व और विविधता जैसे कारक शामिल थे, को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। यदि आप शिकागो स्कूल के प्रमुख कार्यों की बारीकी से जांच करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका मुख्य ध्यान शहर में होने वाली हर चीज पर नहीं था। इसके बजाय वे सामाजिक अव्यवस्था और व्यक्तिगत कठिनाइयों की प्रक्रियाओं, अज्ञात उपसंस्कृतियों की दृढ़ता, चाहे वे विचलित थे या नहीं, और इन उपसंस्कृतियों ने एकीकरण का विरोध कैसे किया, में अधिक रुचि रखते थे।
आलोचकों ने तर्क दिया कि जनसंख्या के आकार, घनत्व और विविधता में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से सामाजिक जीवन का विखंडन और अव्यवस्था नहीं हुई, जैसा कि पारिस्थितिकीविदों द्वारा वर्णित है। इसके अलावा आलोचकों ने बताया कि पारिस्थितिक सिद्धांतों ने शहरी क्षेत्रों के भीतर विभिन्न पड़ोस और उपसमूहों में विभिन्न उपसंस्कृतियों और जीवन शैली को ध्यान में नहीं रखा। ग्रीर और क्यूब 1969। आलोचकों ने यह भी तर्क दिया कि शहरी भूमि उपयोग के पहले के पारिस्थितिक मॉडल में यह माना जाता था कि शहर एक ही औद्योगिक या वाणिज्यिक केंद्र के आसपास विकसित होते थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहर बाहर की ओर फैल गए और कम केंद्रित हो गए। पारिस्थितिकीविदों के लिए शहरों का विकास और शहरी स्थानों की व्यवस्था मुख्य रूप से आर्थिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित थी। हालांकि इस विचार को आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें तर्क दिया गया कि आर्थिक कारक हमेशा यह तय करते हैं कि शहरों का विस्तार कैसे होगा। फायरी 1945 ने यह सुझाव देकर इस धारणा को चुनौती दी कि शहरी स्थान आर्थिक मूल्य के साथ साथ प्रतीकात्मक और भावनात्मक मूल्य भी रख सकते हैं। उनका मानना था कि शहरी स्थानों में लोगों के कार्य उनकी भावनाओं और प्रतीकवाद को दर्शाते हैं, न कि केवल आर्थिक तर्क को, जैसा कि मानव पारिस्थितिकीविदों द्वारा प्रस्तावित है। फायरी के अध्ययनों से पता चला है कि शहर के कुछ क्षेत्रों ने परिवर्तनों और विकास के बावजूद अपनी अनूठी विशेषताओं को बरकरार रखा है, जबकि अन्य ने ऐसा नहीं किया है। ये स्थायी गुण उन क्षेत्रों से जुड़े प्रतीकात्मक महत्व से जुड़े थे। पारिस्थितिक मॉडल की एक प्रमुख आलोचना यह थी कि यह अमेरिकी शहरी केंद्रों पर निर्भर था, जो विभिन्न तरीकों से बाद के शहरों से काफी अलग थे, जिससे तुलना करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। शिकागो स्कूल के बाद और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहरी समाजशास्त्र में मानव पारिस्थितिकी से परे अध्ययन के एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र का अभाव था। प्रमुख पारिस्थितिक सिद्धांतों ने शिकागो स्कूल की तरह शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय समग्र रूप से समाज का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित हो गया और भौतिक स्थान कई पहलुओं में से मानव समाज का सिर्फ एक पहलू बन गया। शहरी समाजशास्त्र ने शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया, जिसमें पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव, भूमि उपयोग के बारे में राजनीतिक बहस और श्रमिक वर्ग के बीच शैक्षिक असमानताएं शामिल है। परिणामस्वरूप यह उन्नत औद्योगिक पूंजीवादी समाजों के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से कम भिन्न हो गया। 13.4 शहरीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। 1960 और 1970 के दशक के अंत में शहरी समाजशास्त्र में शहरों को देखने का एक नया तरीका उभरा। इस नए परिप्रेक्ष्य ने शहरों को शांतिपूर्ण और संतुलित रूप में देखने के बजाय उन्हें संघर्ष के स्थानों के रूप में देखा। इसमें पूंजीवाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था, धन और शक्ति का संग्रह, सामाजिक वर्ग और आर्थिक हितों को पूरा करने वाले स्थिर समाज को बनाए रखने में सरकार की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरल शब्दों में यह दृष्टिकोण देखता है कि मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद के लेंस के माध्यम से शहरों की संरचना कैसे की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य का पालन करने वालों का मानना था कि शहर लाभ संचालित प्रणाली द्वारा बनाई गई असमानताओं को दर्शाते हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों को ऐसे स्थानों के रूप में देखा जहां पूंजी, धन और संसाधन जमा होते थे और जहां विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष होते थे। इस दृष्टिकोण को शहरीवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा गया, जैसा कि 1993 में फ्लानगन द्वारा वर्णित किया गया था। चिंतन एवं क्रिया 13.1
आपने संतुलन या सर्वसम्मति थीसिस के आधार पर शहरी समाज के अध्ययन के प्रारंभिक पारिस्थितिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा है। अब समाजशास्त्रियों और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों जैसे मैनुअल कैस्टेल और अन्य की बात की समझ ने शहरी समाज के अध्ययन को एक संघर्ष दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। आप किस दृष्टिकोण से सहमत हैं और क्यों, इस पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य शिक्षार्थियों के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। शीर्षक: शहरी समाज को समझने के लिए संघर्ष दृष्टिकोण, एक आदर्श बदलाव। परिचय: पिछले कुछ वर्षों में शहरी समाज का अध्ययन महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने शहरी सेटिंग्स के भीतर व्यक्तियों के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हुए संतुलन या सर्वसम्मति थीसिस को अपनाया। हालांकि बाद की समझ, जिसका उदाहरण मैनुअल कैस्टेल्स जैसे विद्वानों ने दिया, ने संघर्ष दृष्टिकोण को सामने लाया है, जो शहरी समाज को एक अलग लेंस के माध्यम से देखता है। इस निबंध में मैं चर्चा करूंगा कि मैं संघर्ष दृष्टिकोण से क्यों सहमत हूं और मेरा मानना है कि यह शहरी समाज की अधिक सटीक और व्यावहारिक समझ प्रदान करता है। प्रारंभिक पारिस्थितिक दृष्टिकोण, संतुलन या आम सहमति थीसिस। शहरी समाज के अध्ययन का प्रारंभिक पारिस्थितिक दृष्टिकोण रॉबर्ट पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस जैसे विचारकों से काफी प्रभावित था। उन्होंने शहरों की अवधारणा ऐसे जीवों के रूप में की जहां विभिन्न सामाजिक समूहों और व्यक्तियों ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की तरह अलग-अलग पारिस्थितिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस दृष्टिकोण के अनुसार शहरी जीवन की विशेषता एक प्राकृतिक व्यवस्था थी जहां प्रत्येक समूह की अपनी भूमिका और कार्य थे। इस परिप्रेक्ष्य ने शहरों के भीतर एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन की धारणा का जश्न मनाया, जहां सामाजिक स्थिरता कायम थी। जबकि संतुलन थीसिस ने शहरी स्थानों के संगठन और सामाजिक संपर्क के पैटर्न में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की, यह शहरी जीवन में निहित जटिलताओं और संघर्षों का हिसाब देने में विफल रही। शहर गतिशील, लगातार विकसित होने वाली संस्थाएं हैं और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने से उन असमानताओं, तनावों और असमानताओं को छिपा दिया जाता है जो अक्सर शहरी समाजों की विशेषता होती है। संघर्ष दृष्टिकोण, एक आदर्श बदलाव। संघर्ष दृष्टिकोण, जिसने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रमुखता प्राप्त की, ने पहले की आम सहमति थीसिस को चुनौती दी। मैनुअल कैस्टेल्स और हेनरी लेफेब्रे जैसे विद्वानों ने शहरी समाज की जांच करने के लिए एक नया लेंस पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि शहर न केवल सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र थे, बल्कि सामाजिक संघर्ष के केंद्र भी थे, जहां विभिन्न समूह सत्ता, संसाधनों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। मैं स्वयं को कई कारणों से संघर्ष दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ पाता हूँ। असमानता की पहचान। संघर्ष दृष्टिकोण शहरी सेटिंग्स में मौजूद गंभीर असमानताओं को स्वीकार करता है। शहरों को अक्सर वर्ग, नस्ल और जातीयता के आधार पर विभाजित किया जाता है। कुछ समूह विशेषाधिकार और संसाधनों तक पहुंच का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य को हाशिए और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह परिप्रेक्ष्य हमें इन असमानताओं का सामना करने और अधिक न्यायपूर्ण शहरी समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। पावर डायनेमिक्स। शहर ऐसे अखाड़े हैं जहां सत्ता संघर्ष चलता है। चाहे वह राजनीतिक शक्ति हो, आर्थिक प्रभाव हो या शहरी स्थानों पर नियंत्रण हो, संघर्ष दृष्टिकोण मानता है कि शक्ति समान रूप से वितरित नहीं है। यह परिप्रेक्ष्य हमें बिजली संरचनाओं की जांच करने और यह सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि शहरी परिदृश्य में किसे लाभ होता है और किसे नुकसान होता है। सामाजिक आंदोलन।
संघर्ष दृष्टिकोण शहरी परिवेश में सामाजिक आंदोलनों और सक्रियता पर प्रकाश डालता है। शहर अक्सर सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक होते हैं और उनके भीतर के संघर्षों को समझने से परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक पर प्रकाश डाला जा सकता है। यह परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों और समूहों को परिवर्तन की वकालत करने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाता है। शहरीकरण और वैश्वीकरण हमारी तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में शहरीकरण और वैश्वीकरण शहरी समाज की गतिशीलता को बदल रहे हैं। संघर्ष दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि कैसे ये ताकतें शहरों के भीतर विस्थापन, सांस्कृतिक संघर्ष और आर्थिक असमानताओं को जन्म दे सकती हैं। यह परिप्रेक्ष्य हमें समकालीन शहरी जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। नीति निहितार्थ संघर्ष और असमानता को पहचानकर संघर्ष दृष्टिकोण नीति निर्माण को सूचित करता है। यह उन नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करता है जो इन मुद्दों को सीधे संबोधित करती हैं, जिसका लक्ष्य अधिक समावेशी और न्यायसंगत शहरी वातावरण बनाना है। अन्य शिक्षार्थियों के साथ चर्चा। अध्ययन केंद्र में साथी शिक्षार्थियों के साथ इस निबंध पर चर्चा करते समय यह स्पष्ट हो गया कि कुछ लोग अभी भी संतुलन थीसिस के तत्वों पर कायम हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शहरी नियोजन और विकास के लिए शहरों के भीतर सद्भाव और स्थिरता का विचार आवश्यक था। जबकि मैंने उनके दृष्टिकोण का सम्मान किया, मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संघर्ष दृष्टिकोण आदेश और योजना की आवश्यकता को नकारता नहीं है, बल्कि शहरी विकास के लिए अधिक सूक्ष्म और समावेशी दृष्टिकोण की मांग करता है। इसके अलावा हमारी चर्चा से यह एहसास हुआ कि दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। शहरी समाज बहुआयामी है और विभिन्न पहलुओं को किसी भी लेंस के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। संतुलन थीसिस पैटर्न और संरचनाओं की पहचान करने में मदद कर सकती है, जबकि संघर्ष दृष्टिकोण छिपी हुई असमानताओं और शक्ति असंतुलन को उजागर कर सकता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः संतुलन या आम सहमति थीसिस पर आधारित प्रारंभिक पारिस्थितिक दृष्टिकोण से बाद के संघर्ष दृष्टिकोण में बदलाव ने शहरी समाज की हमारी समझ को समृद्ध किया है, जबकि संतुलन थीसिस ने मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। संघर्ष दृष्टिकोण मेरे साथ प्रतिध्वनित होता है क्योंकि यह असमानताओं, शक्ति गतिशीलता और संघर्षों को पहचानता है और संबोधित करता है, जो अक्सर शहरी जीवन के लिए आंतरिक होते हैं। इन जटिलताओं को स्वीकार करके हम अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत शहरी समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अंत में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शहरी समाज के अध्ययन में दोनों दृष्टिकोणों का अपना स्थान है और समग्र समझ के लिए दोनों दृष्टिकोणों के एकीकरण की आवश्यकता है। शहरी अध्ययन के क्षेत्र में राजनीतिक अर्थव्यवस्था शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद करती है कि सरकारी नीतियां विशिष्ट प्रकार के शहरों को आकार देने के लिए आर्थिक कारकों के साथ कैसे बातचीत करती है। ये शहर शहरी निवासियों के विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न फायदे और नुकसान लेकर आते हैं, जो बदले में नागरिकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। मूलतः यह शहरी क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यापक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को लागू करने का एक तरीका है। फ्लानागन 1993-84। राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण शहरी पारिस्थितिकी से एक अलग परिप्रेक्ष्य के रूप में उभरा और 1970 और 1980 के दशक के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त किया। 1967 में रेक्स और मूर ने शहरों के अध्ययन के लिए एक नया समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण लाया। उन्होंने एक ब्रिटिश शहर के भीतरी शहर में आवास और नस्ल संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया जिसमें बर्गेस के विचारों को जोड़ा गया कि शहर के क्षेत्र कैसे बदलते हैं और लोगों के सार्थक कार्यों पर वेबर के समाजशास्त्रीय जोर। सॉन्डर्स 1981। इस दृष्टिकोण ने शहरी समाजशास्त्र को मुख्यधारा के समाजशास्त्र से उधार लेते हुए इस बात पर अपना अनूठा ध्यान केंद्रित रखने की अनुमति दी कि अंतरिक्ष सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। 1962 की अपनी पुस्तक रेस, कम्युनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट में रेक्स और मूर ने प्रस्तावित किया कि जब एक शहर पहली बार बसाया जाता है तो 3 समूह, जिनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग संपत्ति का स्वामित्व होता है, अलग अलग रहने लगते हैं और अपनी सामुदायिक जीवन शैली विकसित करते हैं। ये समूह है उच्च मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत के समान उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शहर के विकास में लोगों का शहर के केंद्र से बाहरी इलाके की ओर जाना शामिल है। हालांकि यह प्रवास केवल केंद्रीय व्यापार जिले के विस्तार के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अधिक लोग मध्यम वर्गीय जीवन शैली की आकांक्षा रखते हैं, जो उभरते उपनगरों से जुड़ा हुआ है। रेक्स और मूर के अनुसार विभिन्न पृष्ठभूमि के कई लोग उपनगरों में रहने की इच्छा रखते हैं। उपनगरीय आवास की मांग बहुत अधिक है, लेकिन वहां घूमने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है और हर किसी के पास इस तक समान पहुंच नहीं है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि शहर में अवसरों को कैसे वितरित किया जाता है। यह समझने के लिए उपनगरीय घरों को आबादी के बीच कैसे वितरित किया जाता है। इसके अलावा जिस तरह से आवास आवंटित किया जाता है, उससे विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष हो सकता है, जो सभी समान आवास संसाधनों तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम विश्लेषण करते हैं कि शहर कैसे काम करते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि उपनगरीय आवास तक कौन पहुंच सकता है और इसके कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष क्या है। फोकस में यह बदलाव महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल उठाता है। शहर में प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं में से एक यह है कि दुर्लभ और वांछनीय आवास कैसे वितरित किए जाते हैं। यह आवास बाजार और नौकरशाही प्रक्रियाओं दोनों के माध्यम से होता है। लोगों के विभिन्न समूह जो आवास पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर हैं, आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। रेक्स और मूर का सुझाव है कि हम इस प्रतियोगिता को एक वर्ग संघर्ष के रूप में देख सकते हैं कि शहर में किसे अच्छा जीवन मिले। दूसरे शब्दों में, जैसे काम और अवसरों से संबंधित वर्ग संघर्ष है, वैसे ही आवास से संबंधित संघर्ष भी है। रेक्स और मूर के लिए आवास बाजार एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां शहर का सामाजिक संगठन और इसका भौतिक लेआउट एक दूसरे को काटते हैं। फान 1970 सुझाव देते हैं कि शहर कार्यस्थल पर बनी असमानताओं से परे नई असमानताएं पैदा करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि वेतन अंतर शहरी असमानताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि शहरी समाजशास्त्र को इस बात की जांच करनी चाहिए कि शहरों में बाजार और नौकरशाही प्रणालियों से प्रभावित होकर असमानताएं कैसे वितरित होती है। मैनुएल कैस्टेल्स राजनीतिक अर्थव्यवस्था परिप्रेक्ष्य के एक बड़े समर्थक है। 1977 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द अर्बन क्वेश्चन में उन्होंने उस समय प्रचलित शहरी सिद्धांतों के विकल्प के रूप में एक मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कास्टेल्स के लिए शहरीकरण सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, यह एक मिथक है जो मानवता की कहानी को वैचारिक तरीके से बताता है। वह शहरीकरण दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह पूंजीवादी औद्योगीकरण के सांस्कृतिक पक्ष
बाजार अर्थव्यवस्थाओं के उदय और आधुनिक समाज के युक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य लोगों ने इसी प्रक्रिया को आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण के रूप में वर्णित किया है। कास्टेल्स का तर्क है कि शहरीवाद पर आधारित शहरी समाजशास्त्र उदार पूंजीवाद के विकास के साथ निकटता से जुड़ी हुई एक विचारधारा है। उनके विचार में शहरी स्थान वह है जहां श्रम का पुनरुत्पादन केंद्रित होता है। इसका मतलब यह है कि शहरों में लोग निजी, स्वप्रदत्तक और सामूहिक राज्य मध्यस्थ उपभोग दोनों के माध्यम से काम करने की अपनी क्षमता को नवीनीकृत करते हैं। शहरी स्थान एक निर्मित वातावरण है जो आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक नियमों द्वारा आकारित एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। कास्टेल शहरी क्षेत्रों को व्यापक समाज की आर्थिक संरचनाओं के अनूठे जमावड़े के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से आधुनिक शहर भौतिक रूप से पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वह पूंजी के संचय और सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष के संदर्भ में शहरी स्थानों के विभाजन और विकास की व्याख्या करता है। डेविड हार्वे ने अध्ययन किया कि शहर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे काम करते हैं। उन्होंने दो मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित किया: पैसा एक जगह कैसे इकट्ठा होता है और कैसे घूमता है। उन्होंने कहा कि शहर समय के साथ जिस तरह से पैसा बढ़ता है उसका परिणाम है। अध्याय 13.5 नया शहरी समाजशास्त्र। शब्द राजनीतिक अर्थव्यवस्था मूल रूप से संरचनात्मक मार्क्सवाद से आया है, लेकिन अब इसका उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है, खासकर 1980 के दशक से। 1970 के दशक में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित अधिकांश शहरी समाजशास्त्र सिद्धांतों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का पालन किया। हालांकि 1980 के दशक में कई शहरी समाजशास्त्रियों ने मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों विचारों का मिश्रण करना शुरू कर दिया। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि शहरी वातावरण बाजार की ताकतों और सरकारी नीतियों से प्रभावित है। फ्लानागन 1993। 1980 के दशक के बाद से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के शहरी विश्लेषण का विस्तार सरकार और सार्वजनिक नीतियों की भूमिका, प्रत्येक शहर के अद्वितीय इतिहास और अन्य कारकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। यह दृष्टिकोण मानता है कि प्रत्येक शहर अलग है और इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे विशिष्ट नागरिक या नियमित नागरिकों के समूह शहर के भविष्य को आकार देते हैं। फ्लानागन 1993। गॉटियनर 1985 ने शहरी विश्लेषण के लिए पारिस्थितिक और संरचनावादी मार्क्सवादी दोनों दृष्टिकोणों की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि शहरी स्थान कैसे बनता है, यह समझने के लिए हमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकतों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस उभरते परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्थानीय इतिहास महत्वपूर्ण है। लोग बदलाव ला सकते हैं और विचारों और अर्थों को पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक ताकतों या उनके द्वारा बनाई गई स्थितियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। लेफेब्रे 1979 ने शहरी स्थानों को परिभाषित करने और पुनर्परिभाषित करने में लोगों और उनके कार्यों के महत्व पर जोर दिया। कैस्टेल्स 1983 ने अपनी पुस्तक द सिटी एंड द ग्रासरूट्स में मार्क्सवाद में अपनी पहले की धारणा को बदल दिया, जहां उन्होंने सोचा था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तनों के पीछे मुख्य शक्ति थी। इसके बजाय अब उनका तर्क है कि शहरी गठबंधन में सामाजिक वर्ग सिर्फ एक कारक है। किसी शहर या उसके किसी हिस्से को विशिष्ट अर्थ देने का प्रयास करने वाले रुचि समूहों के निर्माण में कई अन्य कारक योगदान करते हैं। कास्टेल्स के अनुसार
किसी विशेष शहरी क्षेत्र द्वारा अपनाया जाने वाला प्रतीकात्मक महत्व शहरी स्थान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे विभिन्न हित समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। सामाजिक वर्ग के अलावा शहरी सामाजिक परिवर्तन के लिए अन्य वैकल्पिक ताकतों में राज्य की स्वतंत्र भूमिका, लिंग संबंध, जातीय और राष्ट्रीय आंदोलन और नागरिकों के रूप में पहचान करने वाले आंदोलन 154 आंदोलन शामिल है। 13.6 शहरी समाजशास्त्र और अविकसितता पर सिद्धांत। अविकसितता के मामले और तीसरी दुनिया के देशों में शहरी जीवन का अध्ययन लगातार शहरी समाजशास्त्र का हिस्सा रहा है। शहरी सामाजिक विज्ञान का ध्यान विकासशील देशों के आकार और विकास दर को समझने की ओर स्थानांतरित हो गया। यह माना गया कि इन देशों में शहरीकरण के पीछे औद्योगिकरण ही एकमात्र शक्ति नहीं थी, अन्य कारक भी भूमिका निभा रहे थे। तीसरी दुनिया में शहरीकरण पैटर्न आम तौर पर सीमित सरकारी संसाधनों, आबादी के बीच अत्यधिक गरीबी और शहरी विकास आयामों की विशालता से उत्पन्न होने वाले तत्काल या समस्याग्रस्त पहलुओं को प्रस्तुत करता है। 3 सैद्धांतिक दृष्टिकोण अविकसितता के मुद्दे को संबोधित करते हैं: आधुनिकीकरण सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और विश्व प्रणाली सिद्धांत। ये दृष्टिकोण सामान्य रूप से अविकसितता के कारणों और शहरों की विशिष्ट भूमिका पर चर्चा को आकार देने वाले 2 प्रतिमानों में निहित है। आधुनिकीकरण प्रतिमान आधुनिकीकरण सिद्धांत को रेखांकित करता है, जबकि राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रतिमान निर्भरता और विश्व प्रणाली सिद्धांतों के लिए सैद्धांतिक आधार बनाता है। आधुनिकीकरण सिद्धांतकार शहरों को आर्थिक विकास के संभावित इंजन के रूप में देखते हैं, जबकि राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर शहरी सांद्रता के परजीवी प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। अनियंत्रित शहरी विकास दर और पैटर्न के परिणामों ने तीसरी दुनिया के शहरीकरण के अध्ययन में गहन बहस छेड़ दी है। इस बहस के 2 परस्पर जुड़े पहलू हैं: ए, शहरों में रहने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या की समग्र वृद्धि और बी, किसी विशिष्ट शहर में जनसंख्या का संकेंद्रण। शहरीकरण और अविकसितता के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करने वाले शहरी मुद्दों में अत्यधिक शहरीकरण, शहरी प्रधानता, शहरी पूर्वाग्रह, अवैध बस्तियां और अनौपचारिक रोजगार शामिल है। इन मुद्दों के निहितार्थों की अलग-अलग व्याख्या की गई है, क्योंकि पिछले कई दशकों में विकास अध्ययन के क्षेत्र में सैद्धांतिक जोर में बदलाव आया है। तीसरी दुनिया के शहरीकरण के अध्ययन में चर्चा अनियंत्रित शहरी विकास के प्रभाव के इर्द-गिर्द घूमती है। 2 प्रमुख पहलुओं में शहरों में रहने वाली राष्ट्रीय आबादी के अनुपात में समग्र वृद्धि और एक विशिष्ट शहर में आबादी की एकाग्रता शामिल है। शहरीकरण और अविकसितता ने अत्यधिक शहरीकरण, शहरी प्रधानता, शहरी पूर्वाग्रह, अवैध बस्तियों और अनौपचारिक रोजगार जैसे मुद्दों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे-जैसे विकास अध्ययन का क्षेत्र विकसित हुआ है, इन मुद्दों के निहितार्थों को विभिन्न सैद्धांतिक लेंसों के माध्यम से देखा गया है। अविकसित देशों में बड़े शहरी केंद्रों को सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार और अर्थव्यवस्था से विकास क्षमता को खत्म करने वाले परजीवी के रूप में चित्रित किया गया है, जैसा कि निर्भरता और विश्व प्रणाली सिद्धांतों द्वारा तर्क दिया गया है। आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों का मानना है कि अविकसित क्षेत्र अपनी संस्कृति, संगठन और प्रौद्योगिकी में प्रगति की कमी से पीड़ित है। उनका तर्क है कि इन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए औद्योगिक देशों के मूल्यों और रणनीतियों को अपनाना चाहिए। इंकेल्स 1966, रोस्टो 1960। यह दृष्टिकोण मानता है कि अमीर और गरीब देशों के बीच संबंध फायदेमंद है। यह उन फायदों पर जोर देता है जो गरीब देशों को अमीर देशों की आदतों और प्रथाओं को अपनाने से मिलते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांतकार आधुनिकीकरण को भेदभाव,
विशेषज्ञता और कार्यात्मक अन्योन्याश्रयता के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि इन कारकों की अनुपस्थिति अविकसितता का कारण बनती है। इस दृष्टिकोण से तीव्र शहरीकरण को अविकसितता की समस्या के बजाय एक समाधान के रूप में देखा जाता है। यही बात प्रधानता या अत्यधिक शहरीकरण पर भी लागू होती है। इस दृष्टिकोण से शहरों को सांस्कृतिक प्रसार की वैश्विक प्रणाली में परिवर्तन का कुशल चालक माना जाता है। बड़े शहर तेजी से प्रगति की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके विपरीत आंद्रे गुंडर फ्रैंक 1967 जैसे विद्वान गरीब देशों के नुकसान को बरकरार रखने में शहरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। जैसे जैसे वस्तुएं शहरी पदानुक्रम में शहरों से होकर गुजरती हैं, मुनाफा बढ़ता है, जिससे उत्पादक की कीमत पर उपभोक्ता को लाभ होता है। यह परिप्रेक्ष्य, जिसे निर्भरता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, अविकसित अर्थव्यवस्थाओं को अमीर देशों के साथ उनके संबंधों में व्यवस्थित रूप से वंचित देखता है। उन्नत विनिर्मित उत्पादों के लिए कच्चे माल का व्यापार करने वालों की वंचित स्थिति गरीब और अमीर अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक और आर्थिक शक्ति असंतुलन के कारण खराब हो गई है। निर्भरता सिद्धांतकारों के अनुसार गरीब देशों की आर्थिक व्यवस्था औपनिवेशिक प्रथाओं से मिलती जुलती है। गरीब देश अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सस्ते श्रम और सामग्री की आपूर्ति करते हैं। यह नवोपनिवेशवाद के समान गरीब देशों के नुकसान को कायम रखता है, जहां अमीर देशों द्वारा उनका शोषण जारी रहता है। चिंतन और क्रिया 13.2। क्या आपको लगता है कि भारत में शहर ग्रामीण इलाकों की कीमत पर धन और अवसरों के मामले में बढ़ रहे हैं? ध्यान से सोचें। पुस्तकालय से प्रासंगिक सामग्री के लिए संदर्भ पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं आदि का उपयोग करें और अपने द्वारा एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा के आधार पर अपनी राय देते हुए इस मुद्दे पर 2 पृष्ठों की एक रिपोर्ट लिखें। अपनी रिपोर्ट की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य शिक्षार्थियों की रिपोर्ट से करें। शीर्षक: भारत में शहरी ग्रामीण विभाजन, एक प्रतिबिंब और कार्रवाई रिपोर्ट। परिचय: भारत एक विविध और तेजी से विकासशील देश पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण शहरीकरण देख रहा है। आर्थिक विकास और बढ़े हुए अवसरों के साथ शहरी विकास की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रभाव के बारे में बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य गंभीर रूप से यह जांच करना है कि क्या भारत में शहरों का विकास धन और अवसरों के मामले में ग्रामीण इलाकों की कीमत पर आता है। यहाँ प्रस्तुत विश्लेषण संदर्भ पुस्तकों, लेखों और पत्रिकाओं सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए माध्यमिक डेटा पर आधारित है। शहरी विकास और इसके निहितार्थ। आर्थिक असमानताएं। भारत में शहरी क्षेत्रों में वास्तव में पर्याप्त आर्थिक वृद्धि देखी गई है। उद्योगों, प्रौद्योगिकी केंद्रों और बढ़ते सेवा क्षेत्र की उपस्थिति के कारण शहरों में धन संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। इसने बदले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता में योगदान दिया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अनुपातहीन रूप से अधिक हिस्सा है। इससे शहरों में आर्थिक अवसरों के संकेंद्रण का पता चलता है। रोजगार के अवसर। शहरीकरण ने रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं, खासकर आईटी, वित्त और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में। हालांकि इससे ग्रामीण से शहरी प्रवासन को बढ़ावा मिला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी चाहने वाले बेहतर रोजगार की संभावनाओं की तलाश में शहरों की ओर आते हैं। भारत की 2011 की जनगणना ने ग्रामीण से शहरी प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो दर्शाता है कि शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मानव पूंजी की हानि हो सकती है। बुनियादी ढांचा विकास।
शहरों में बेहतर परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे के विकास में पर्याप्त निवेश देखा गया है। जहां इससे शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वहीं इसने कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को भी उजागर किया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं को उजागर करती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र अक्सर शहरी समकक्षों से पीछे रहते हैं। कृषि संकट: ग्रामीण कृषि से शहरी उद्योगों की ओर श्रम के स्थानांतरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को असुरक्षित बना दिया है। किसानों की आत्महत्या, कृषि संकट और गिरती कृषि उत्पादकता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ग्रामीण इलाकों को परेशान कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आत्महत्याओं का प्रचलन अधिक है, जो ग्रामीण किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संकट का संकेत देता है। प्रतिबिंब: सबूत बताते हैं कि जहां भारत के शहर धन और अवसरों के मामले में बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक असमानता: ग्रामीण से शहरी प्रवास, बुनियादी ढांचे की कमी और कृषि संकट सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरी विकास के नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है। शहरी क्षेत्र विकास के इंजन के रूप में काम कर सकते हैं, निवेश आकर्षित कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि शहरीकरण के लाभ अधिक समान रूप से वितरित हों। एक्शन स्टेप्स: ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना: सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका बनाने, प्रवासन के लिए दबाव कारक को कम करने के लिए ग्रामीण विकास पहल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुनियादी ढांचे में निवेश: शहरी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार शामिल है। कृषि सुधार: उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले कृषि सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण है। कौशल विकास: ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण कार्यबल को शहरी और ग्रामीण दोनों स्थितियों में उभरते अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं। क्षेत्रीय संतुलित विकास: उद्योगों और व्यवसायों को टियर 2 और टियर 3 शहरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे प्रमुख शहरी केंद्रों पर दबाव कम हो। निष्कर्ष: भारत में शहरी ग्रामीण विभाजन बहुआयामी प्रभाव वाला एक जटिल मुद्दा है। जबकि शहर वास्तव में धन और अवसरों के मामले में बढ़ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। शहरी विकास को ग्रामीण विकास के साथ संतुलित करना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना और कृषि सुधारों को लागू करना ऐसे कदम हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरीकरण के नकारात्मक परिणामों को कम करने में मदद कर सकते हैं। अंततः लक्ष्य समावेशी विकास होना चाहिए, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों भारत को लाभ हो। निर्भरता सिद्धांतकारों ने विशेष रूप से शहरीकरण के अध्ययन में अल्पविकास को समझाने के लिए मार्क्सवाद को आधार के रूप में इस्तेमाल किया। यह परिप्रेक्ष्य बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में विकसित हुआ। यह बताता है कि तीसरी दुनिया के देशों का विकास उत्पादन के पूंजीवादी मोड में उनके एकीकरण से आकार लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये राष्ट्र जितना अधिक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, वे उतने ही अधिक अविकसित होते जाते हैं। फ्रैंक 1467। यह धारणा सीधे तौर पर शहरी विकास को प्रभावित करती है और इसे आश्रित शहरीकरण कैस्टिल्स 1977
के रूप में जाना जाता है। फ्रीडमैन और वुल्फ 1976 बताते हैं कि विकसित देश 3 परस्पर जुड़े कारणों से विकासशील देशों में शहरी चौकी स्थापित करते हैं। आय, प्राथमिक उत्पादों के माध्यम से अधिशेष निकालने के लिए। 2 उन्नत एकाधिकार पूंजीवाद के तहत विकसित वस्तुओं के लिए बाजार का विस्तार करने के लिए। और 3 सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता जो स्वेच्छा से पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करती है। 1974 में इमैनुएल वालरस्टीन ने विश्व प्रणाली मॉडल पेश किया, जो मार्क्सवादी परंपरा में भी निहित था। जबकि निर्भरता सिद्धांत ने 2 स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकरण का प्रस्ताव दिया, विश्व प्रणाली सिद्धांत ने 3 स्तरीय प्रणाली की शुरुआत की। कोर आर्थिक रूप से विकसित और परिधि खराब या अविकसित के अलावा एक अर्धपरिधि भी है। निर्भरता सिद्धांत के विपरीत विश्व प्रणाली सिद्धांत शहरी प्रक्रियाओं को समझने में वैश्विक संरचनात्मक संदर्भ के करीब जाकर कोर, परिधि और अर्धपरिधि सहित संपूर्ण प्रणाली का विश्लेषण करता है। विश्व प्रणाली मॉडल इस बात पर जोर देता है कि विश्व अर्थव्यवस्था पदानुक्रमित आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहां शक्तिशाली राज्य निचले स्तरों का शोषण करते हैं, व्यापार की अनुकूल शर्तों की स्थापना करते हैं और सत्ता में असमानताओं को कायम रखते हैं। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य शोषण के लिए एक आधार प्रदान करता है, जहां प्रभुत्वशाली राज्य निचले स्तर के लोगों का फायदा उठाते हैं। वैश्विक व्यवस्था के व्यापक संदर्भ में शहर कैसे विकसित होते हैं और कैसे बदलते हैं, यह समझने के लिए इस अंतर संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत वैश्विक शहरीकरण प्रवृत्तियों को देखने का एक नया तरीका लेकर आया। यह शहरी प्रक्रियाओं में कोर, परिधि और अर्धपरिधि में एक लिंक देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार वैश्विक परिवर्तन मुख्यतः बाजार के संदर्भ में विश्व के व्यवस्थित संगठन के कारण होते हैं। इसका उद्देश्य शहरों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को चित्रित करते हुए दुनिया भर के शहरों में होने वाले परिवर्तनों के बीच संबंध खोजना भी है। किंग 1990 जैसे कुछ नगर विज्ञानी विश्व की कल्पना राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक बड़े अन्योन्याश्रित शहर के रूप में करते हैं। चेज डन वैश्विक स्तर पर विभिन्न शहरी केंद्रों के बीच कमोडिटी एक्सचेंज के पैटर्न का अध्ययन करता है। सबसे बड़े मुख्य शहरों के बीच आदान प्रदान राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और पार तीव्र है। दूसरी ओर परिधीय शहर ज्यादातर मुख्य शहरों के साथ आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ न्यूनतम बातचीत करते हैं। विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार के संदर्भ में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता वाली वस्तुएं मुख्य शहरों के बीच घूमती हैं और परिधि की ओर बढ़ती हैं। इस बीच श्रमगहन कच्चा माल परिधि से कोर की ओर प्रवाहित होता है। विश्व प्रणाली मॉडल शहरी समाजशास्त्र को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित होता है, क्योंकि यह दुनिया भर के शहरों में परिवर्तन को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक ताकतों के व्यापक विश्लेषण की अनुमति देता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर किसी भी सिद्धांत की तरह विश्व प्रणाली सिद्धांत की स्थानीय, क्षेत्र विशिष्ट और शहर विशिष्ट मतभेदों के प्रति संवेदनशील नहीं होने के कारण आलोचना की गई है। फ्लानागन 193। उत्तर आधुनिक शहरीकरण आधुनिकतावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। माइकल डियर 2000 ने उत्तराधुनिक शहरों को विकेंद्रीकृत और गैर पदानुक्रमित तरीके से व्यवस्थित कई परस्पर जुड़े स्थलों से बना बताया है। अतीत के विपरीत शहरी विकास अब केंद्रीय केंद्र से शुरू नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा आकार लिया जाता है जहां बाहरी इलाके केंद्र को प्रभावित करते हैं। यह परिवर्तन वैश्वीकरण के संदर्भ में होता है, जहां स्थानीय संसाधन और सूचना वैश्विक ताकतों के साथ बातचीत करते हैं,
जिससे लचीलेपन पर केंद्रित विश्व स्तर पर एकीकृत शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। डियर 2000। उत्तराधुनिकता की स्थिति में डेविड हार्वे 2003 प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उत्तराधुनिक शहर को परिभाषित करते हैं। ऐतिहासिक उदारवाद, जिसमें परंपरा की भावना पैदा करने के लिए पुरानी स्थापत्य शैली की नकल करना शामिल है। बहुसंस्कृतिवाद, जो स्थानीय पहचान और जातीयता पर जोर देता है। और तमाशा, शहरी पर्यावरण के व्यावसायीकरण का जिक्र करते हुए। हार्वे बताते हैं कि आधुनिकतावाद से उत्तर आधुनिकतावाद की ओर बदलाव आर्थिक प्रणाली और सांस्कृतिक मानदंडों दोनों में बदलाव से जुड़ा हुआ है। स्टुअर्ट हॉल 1996 उत्तर आधुनिक शहर को एक असंतुलित और खंडित स्थान के रूप में देखता है, जिसकी विशेषता स्वनिहित वैकल्पिक शहरी क्षेत्र और स्थानीय पहचान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। कुल मिलाकर उत्तराधुनिक शहरीवादी अपनी शब्दावली में विभिन्न अतिव्यापी विषयों को साझा करते हैं। नान एलिन 2000 द्वारा उल्लिखित इन विषयों में संदर्भवाद, ऐतिहासिकता, शहरी चरित्र की खोज, क्षेत्रवाद, सार्वभौमिकता की अस्वीकृति और बहुलवाद शामिल है। उत्तर आधुनिक शहरीकरण के मूल्यों और प्राथमिकताओं में सामुदायिक भागीदारी, बहुलवाद और क्षेत्रवाद पर आधारित मिश्रित भूमि उपयोग, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जुड़ा, पैदल यात्री अनुकूल डिजाइन, जीवन शक्ति और रहने योग्यता को बढ़ावा देना शामिल है। और शहरी डिजाइन बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक संरक्षण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं द्वारा आकार दिया गया। बॉक्स 1.3.1 आधुनिक शहरीकरण के बाद की नींव। डियर और फ्लस्टी ने उत्तर आधुनिक शहरीकरण का विचार पेश किया। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया के शहर आज कैसे हैं, इस बारे में हाल के शोध को मिलाकर ऐसा किया। उनका मुख्य बिंदु यह है कि 20वीं सदी में शहरों के बारे में अधिकांश अध्ययन शिकागो स्कूल के छल्लों के भीतर छल्लों के विचार पर आधारित थे। वे लॉस एंजल्स स्कूल के नाम से एक नया विचार बनाना चाहते थे। यह नया विचार स्पष्ट केंद्र के बिना एक प्रकार के पूंजीवाद के बारे में है, जिसे वे केनो कहते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण लहर की जनता और सामाजिक वैज्ञानिकों ने वैश्विक पूंजीवाद के एक नए चरण के रूप में प्रशंसा की है। ऐसा माना जाता है कि इसमें संचार और सूचना प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में प्रगति में निहित विशिष्ट गुण हैं। वैश्विक पूंजीवाद समर्थकों का मानना है कि 1960 के दशक में आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के तरीके में बदलाव आया था। इस परिवर्तन में 3 मुख्य बातें शामिल थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में औद्योगिक केंद्रों का टूटना। तीसरी, दुनिया के कई देशों में उद्योग का तीव्र विकास। वित्तीय उद्योग दुनिया भर में अधिक परस्पर जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे वैश्वीकरण का युग सामने आया, शहरी केंद्रों में बदलाव और दुनिया के साथ उनकी बातचीत से चिह्नित शहरी शोधकर्ताओं ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। इनमें जॉन फ्रीडमैन की विश्व शहर परिकल्पना, सास्किया सासिन की वैश्विक शहर परिकल्पना, मैनुअल कैस्टेल्स का दोहरे शहर का सिद्धांत और जोएल गैरेउ का एज सिटी मॉडल शामिल है। इन विचारों के आधार पर डियर और फ्लस्टी ने उत्तराधुनिक शहरीवाद की शुरुआत की। वैश्विक पूंजीवाद में निहित यह शहरी परिप्रेक्ष्य तर्क देता है कि समाज आधुनिक युग से उत्तर आधुनिक युग में परिवर्तित हो गया है। यह आधुनिक औद्योगिक युग के शहरी विस्तार के साथ उत्तर आधुनिक शहरी प्रक्रियाओं की तुलना करता है, जो एक औद्योगिक इकाई जैसी केंद्रीय गतिविधि के इर्दगिर्द घूमती है। उत्तराधुनिक शहरीकरण थीसिस लॉस एंजल्स स्कूल से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसकी मूलभूत विशेषताओं में वैश्विक स्थानीय संबंध,
व्यापक सामाजिक ध्रुवीकरण और शहरी प्रक्रिया का पुनर्क्षेत्रीकरण शामिल है, जहां भीतरी इलाके केंद्र का आयोजन करते हैं। यह थीसिस मानती है कि हमारा समाज आधुनिक से उत्तर आधुनिक युग में स्थानांतरित हो गया है। इस दावे पर सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच विवाद है। लॉस एंजल्स स्कूल के वकील शिकागो स्कूल ऑफ अर्बन स्टडीज के प्रतिस्थापन के रूप में इसके उद्भव पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि इन दोनों स्कूलों के बीच की अवधि के दौरान कोई सार्थक शहरी अध्ययन नहीं हुआ। उत्तर आधुनिक शहरीकरण की नींव 3 स्तंभों पर टिकी हुई है: विश्व-शहर परिकल्पना, दोहरे शहर सिद्धांत और किनारे शहर मॉडल। 1990 के दशक में इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा हुई थी। चर्चा इस बारे में थी कि लोगों के जीवित रहने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा हमारा सामान्य भविष्य नामक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद यह विचार प्रमुख हो गया। इस रिपोर्ट ने लोगों को विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा जैसी चीजों के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। आयोग ने सतत विकास नाम से कुछ परिभाषित किया। इसका मतलब है चीजों को इस तरह से विकसित करना कि जो लोग अभी जीवित हैं, उनकी जरूरतें पूरी हों और भविष्य में आने वाले लोगों के लिए समस्याएं पैदा न हों। सबसे पहले सतत विकास ज्यादातर पर्यावरण की देखभाल के बारे में था, क्योंकि लंबे समय तक अर्थव्यवस्था बढ़ने और जनसंख्या में वृद्धि जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी को नुकसान हुआ था। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि हमें सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। लोगों ने यह भी तर्क दिया कि यदि हम चाहते हैं कि शहर विकसित हो और सफल हो, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण हो। पिछले लगभग 20 वर्षों में बहुत सारे शोधों में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि पर्यावरण और शहर कैसे जुड़े हुए हैं। सतत शहरी विकास का लक्ष्य शहरों की इस तरह से योजना बनाना और निर्माण करना है जो टिकाऊ हो। सतत विकास की तरह ही हमें पर्यावरण के अलावा संसाधनों के बुद्धिमानी से उपयोग के बारे में भी सोचने की जरूरत है। किसी शहर को टिकाऊ बनाने के लिए उसे वहां रहने वाले लोगों के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से काम करना होगा और उसे पर्यावरणीय, आर्थिक, तकनीकी, भौतिक और धन और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सार्थक बनाना होगा। सतत शहरी विकास का एक बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कम आय वाले लोगों को उनकी जरूरत के संसाधन मिल सकें। एक टिकाऊ शहर में स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, अच्छी स्वच्छता, उचित जल निकासी और कचरे से निपटने के तरीके होने चाहिए। इसमें पक्की सड़कें, मजबूत अर्थव्यवस्था और सुशासन होना चाहिए। ये चीजें किसी शहर को रहने के लिए एक स्वस्थ स्थान बनाती हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य भी हैं, जैसे शहरी जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में सुधार करना। 13.9 निष्कर्ष। यह खंड समाजशास्त्र के एक अलग भाग के रूप में शहरी समाजशास्त्र के इतिहास पर चर्चा करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में शहरी समाजशास्त्र के एक विशिष्ट क्षेत्र बनने से पहले भी विचारक शहरी जीवन में रुचि रखते थे। यह अंतर शिकागो स्कूल के काम की बदौलत हुआ, जिसमें रॉबर्ट ई पार्क और लुई विर्थ जैसे विद्वानों को उनके पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए मान्यता मिली। इस खंड की शुरुआत में इन विचारों की विस्तार से पड़ताल की गई है। हालांकि शुरुआत में ये विचार शहरी अध्ययन पर हावी रहे, बाद में विद्वानों ने शहरी मुद्दों को विभिन्न कोणों से देखा। 1960 और 1970 के दशक के अंत में शहरी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद के मुख्यधारा सिद्धांत का उपयोग करने में शिक्षाविदों के बीच रुचि बढ़ रही थी।
यह इकाई शहरी मुद्दों पर आधुनिकीकरण और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य पर भी चर्चा करती है। इस इकाई के अंत में हमने शहरी अध्ययन में नवीनतम रुझानों के बारे में बात की है, विशेष रूप से टिकाऊ शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए।